तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो है क्या एलियंस। मतलब बातें तो सारी हैं कि भाई एलियंस पृथ्वी पे है, कोई कहता है कि शेप शिफ्टर्स हैं, ठीक है। एक भाई हमारे कमेंट में है, वो बार बार कमेंट भी करता है, भाई नॉर्डिक एलियंस के ऊपर वीडियो बनाओ जो ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं। भाई उस भाई का कमेंट कई सारी वीडियोस में है नॉर्डिक एलियंस के लिए वो बोल रहा है भाई। ऐसे भी लोग कहते हैं कि हाँ नॉर्डिक एलियंस है। फिर बात आती है रेप्टिलियन एलियंस की, कि रेप्टिलियंस हैं वो इंसान की जो फॉर्म है उसमें रहते हैं, ठीक है। शेप शिफ्टर्स हैं, इंसान का रूप लेके रहते हैं। फिर कोई कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ही किसी और प्लैनेट पे रहते हैं। एक थ्योरी ये भी है, तूने वो ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में सुनी है? नहीं। बेसिकली क्या है, स्पेस में हमारे अर्थ के बाहर, और ये रियल है, उसकी इमेजेस भी हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का पता हमें तब चलता है जब हमने स्पेस में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स भेजे जो पृथ्वी के चारों तरफ की एटमॉस्फेयर की और जो उसके अराउंड सारा स्पेस है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। तब उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोज़ आई, तो तब लोगों ने रियलाइज़ करा कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो एक थ्योरी ये भी है कि वो एक एलियन सैटेलाइट है जो इस पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए, बेसिकली स्पाइंग के लिए है वो ह्यूमंस की, कि हम लोग इस पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए। तो एक थ्योरी ये है कि जो एलियंस हैं वो हम पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो थ्योरीज आती है कि वो नज़र क्यों रख रहे हैं। वो नज़र इसलिए भी रख रहे हो सकते हैं कि जो सबसे फेमस है कि उन्होंने हमें बनाया है, तो कहीं हम कुछ ऐसी बर्बादी खड़ी ना कर दे इस पृथ्वी पे कि हम भी ख़त्म हो जाएं या प्लैनेट भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और एक दूसरी थ्योरी ये है ह्यूमन हार्वेस्ट की थ्योरी। एक मूवी है, बड़ी धांसू मूवी है, जुपिटर असेंडिंग। तो उस मूवी में क्या दिखाया गया बेसिकली कि जो हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम है ना, उस सोलर सिस्टम में जो जुपिटर प्लैनेट है उस पे एक प्रॉपर सिविलाइजेशन रहती है, और वो जो सिविलाइजेशन है उसने उस पूरे प्लैनेट पे एक पूरी काइंड ऑफ फैक्ट्री लगाई हुई है, इंडस्ट्री लगाई हुई है, ठीक है। और उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि वो अर्थ से ह्यूमंस को उठाते हैं, जो कहते हैं ना एलियन एब्डक्शन हो गया। तो इसी तरीके से वो एलियंस जो है ह्यूमंस को एब्डक्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ह्यूमंस हर थोड़े टाइम बाद, जैसे हर 6 महीने में, साल भर में, उनको प्लैनेट्स पे ले जाया जाता है और ह्यूमंस के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब उन ह्यूमंस को मार दिया, उनके पूरी बॉडी में जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करा। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डीएनए को प्रोसेस करते हैं, वो उसके थ्रू एक काइंड ऑफ लिक्विड बनाते हैं, जो लिक्विड उस एलियन सिविलाइजेशन को अमर रखता है। उनकी उम्र दिखाई गई है कि 1000 साल, 2000 साल, और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं वो, बट वो हाईली एडवांस्ड हैं। तो वो हम ह्यूमंस के डीएनए के थ्रू एक सीरम बनाते हैं और उस सीरम से वो 1000 साल तक जीते हैं। वो एक तरीके से वो दवाई बनाई है उन्होंने हमारे, तो हम उनकी फसल हैं। अच्छा। तो इसलिए वो हर थोड़े टाइम में हमको उठाते हैं, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया। तो दूसरी थ्योरी तो कहता है कि ये भी हो सकती है पॉसिबल। और उस मूवी में हर टाइप के एलियंस को जो इंटीग्रेट किया है स्टोरी के अंदर, जैसे कि ग्रे एलियंस है, ठीक है, जो दिखाते हैं 3 हाथ, बड़ी आंखें और ग्रे पूरी बॉडी। उन एलियंस का क्या काम होता है, लोगों को एब्डक्ट करने का सिर्फ, ठीक है। फिर उसमें दिखाए गए रेप्टिलियन एलियंस। रेप्टिलियंस का काम होता है जो ह्यूमंस एब्डक्ट करके जुपिटर ग्रह पे पहुंचाए गए हैं उनको मार के प्रोसेस करना।
अच्छा, तू कह रहा कि मतलब सबका अलग अलग काम दे रखा है सबका अलग अलग काम है, स्पीशीज वाइज सबका अलग अलग काम है। फिर जो ह्यूमंस जैसे दिखने वाले एलियंस है, अब वो नॉर्डिक एलियंस भी हो सकते हैं, बट जो ह्यूमंस जैसे दिखने वाले एलियंस हैं वो है मतलब जो मालिक हैं उस सब चीज़ों के, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे यूनिवर्स में ना ऐसे इंडस्ट्रीज रन होती हैं, अलग अलग प्लैनेट पे उन्होंने ह्यूमंस की वो रखी हुई है, और ह्यूमंस को रखा, अलग अलग स्पीशीज़ के लोगों को रखा हुआ है, सिविलाइजेशंस है अलग अलग स्पीशीज़ की। तो अर्थ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ पे रहने वाली जो स्पीशीज़ है उनके डीएनए को ही हार्वेस्ट करके वो सीरम बनाया जाता है, जिससे उनकी लाइफ 1000-2000 साल चलती रहती है। ठीक है, तो भाई जैसे कि तूने बताया ये चीज़ है ना कि 2 थ्योरी दी हैं काइंड ऑफ कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरीक़ों से। तो मैं जैसे रिसर्च कर रहा था तो भाई मुझे एक बात पता चली कि मई 2022 में एक कमेटी है यूके की, तो उस कमेटी का नाम है कांग्रेस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी, ये उसका नाम है। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग वो काफ़ी सीरियस मीटिंग थी काइंड ऑफ। तो ये बात है 2022 की, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ना मतलब यूएफओ साइटिंग्स के हुए थे, इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे बताते थे कि कोई एलियन का किसी जेट फाइटर उड़ रहा है ना, तो उसने किसी एलियन उसको देखा है ना, यूएफओ को देखा, उसका पीछा करा है ना, नहीं हाथ आया, गायब हो गए एकदम अचानक से हवा में। तो ऐसे इन सब को लेकर के ना एक मीटिंग उन्होंने रखी कांग्रेस वालों ने। तो उस मीटिंग में भी मतलब उनका यही मुद्दा था कि ये जो चीज़ें उड़ रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो पायलट्स हैं, जो रेडार पे दिख रही हैं चीज़ें, ये झूठ तो है नहीं, है ना, दिख रही हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल, है ना। तो उस मीटिंग का जो कंक्लूजन निकला था, तो उनका यही था कि इसको हरी झंडी मिली कि हाँ यूएफओज हैं, भले ही लोग उसका, अगर कोई बोल रहा है इस चीज़ को ओपनली, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, उसको कुछ मतलब अहमियत नहीं दे रहे हैं उस बंदी की बात को, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हैं ये चीज़ रियल में, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय ऐसे है क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी प्लस जो फ़्लाइट सेफ्टी होती है, जैसे कि कोई उड़ान भर रही है, हमारी पैसेंजर फ़्लाइट ही जा रही है, सोच किसी ने कुछ अगर ज़रा सी भी टकरा गया है ना, वो तेरे को तो पता है भाई बहुत ही स्पीड में दिखाई देते हैं वो निकलते हुए, अगर वो चीज़ किसी से भी टकरा गई तो पूरा विमान ही बेकार हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने उस चीज़ को हरी झंडी दी कि भैया इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाए, है ना, इस चीज़ को देखा जाए को वो करके। तो ऐसे ही जैसे एलियन एनकाउंटर्स होते थे, तो उसमें एक नाम आता है डॉक्टर ट्रेविस टेलर का। तो ये बात है 2019 की। वो जो है वो यूएपी टास्क फोर्स चीफ साइंटिस्ट थे, है ना। तो उनका काम ये था कि जो भी बंदा मतलब ऐसे देखता था केसेस, मतलब कि किसी ने वो एलियन का शिप देखा, है ना, उसने देखा कि हाँ कि कोई ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ रही है बहुत ही अनआइडेंटिफाइड तरीके से, कि मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा उसका कि मतलब है क्या, ये सैटेलाइट है या कोई एरोप्लेन है या क्या है। तो वो लोग उनके वो करते थे, काउंसलिंग टाइप का पूछते थे उनसे, उनके अंदर से जानकारी निकालते थे कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है ना। तो उनका भी यही कहना था कि अगर कोई बंदा ये चीज़ें बता रहा है तो उसको आप लाइटली मत लो, है ना। तो ऐसे इससे ही 60 साल पहले एक वो थे क्या नाम था उनका, डॉक्टर जे एलन हाइनेक, ठीक है, वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे। तो वो जो है ना, वो 1952 में जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक था, हाँ, ब्लू बुक के मेन साइंटिस्ट थे वो, मेन रिसर्चर थे। तो वो भी मतलब ऐसा ही करते थे, मतलब कंसल्ट करते थे, तो मतलब लोगों को पूछते थे उनसे। तो ऐसे ही ना एक एनकाउंटर हुआ था, एलियन एनकाउंटर। तो उसमें था एक जो जिसके साथ हुआ था, उस बंदे का नाम था लोनी जुमारा, अगर तूने सुना होगा तो। लोनी जामूरा है या जुमारा, ऐसे उसका नाम है लानी जमूरा, नहीं लोनी जमूरा नाम उसका, जमूरा नाम है लास्ट उसका।
तो वो जो एलियन एनकाउंटर हुआ था उसके साथ 1964 में न्यू मैक्सिको में, तो वो जो था वो एक पुलिस अधिकारी था। वो ऐसे ही गश्त पे जा रहा था और गश्त पे जाते टाइम उसने देखा कि कोई एक अंडाकार स्पेसशिप उसके सामने उतरा, उसमें से 3-4 एलियन बाहर आए बहुत तेज़ी में, है ना। उन्होंने कुछ शायद अर्थ से कुछ चीज़ें कलेक्ट की और वो एकदम से बैठ के और निकल गए। ये मात्र ये मान कि मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर हो गया ये सीन, बहुत तेज़ी में। तो जब वो उन्होंने उसको बताया, हाइनेक को बताई ये बात, तो वो समझ गए थे कि मतलब ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक में वो थे, और प्रोजेक्ट ब्लू बुक में ऐसे करीबन 12,618 केसेस हैं मौजूद थे उस टाइम पे, जिसमें कि 701 केसेस ऐसे हैं कि अनआइडेंटिफाइड कहेंगे उनको, कि जिनकी ना कोई फ़ोटो मिली है ना कुछ मिला है। तो एक तरीके से वो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है। और जो ये जिसका मैंने बताया पुलिस अधिकारी जो था, उसका भी केस उसी में से एक था, तो उसको इतनी हवा नहीं मिली। और ऐसे ही फिर एक एनकाउंटर केस ऐसे आता है कि एक अल्ट्रेस्ट काउंटी करके एक जगह है ना, तो वो न्यू मैक्सिको में है। तो ये बात है क्रिसमस ईव की, और ये 26 दिसंबर 1985 की बात है। तो एक बंदा है जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया जानी मानी हस्ती है ना, जिसकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो उस बंदे का नाम है विटनी स्ट्राइबर। तो वो बंदा ना किताबें लिखता था। तो एक बार क्या हुआ, क्रिसमस ईव पे वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपना कॉटेज में मस्ती मजाक कर रहा था, और खाना वाना खाया उन्होंने, वो सो गए वो लोग। तो उसको जब आधी रात होती है उसको महसूस होता है कि कोई ग्रे टाइप का कोई बंदा है, और बड़ी बड़ी आंखों वाला, काली काली बड़ी बड़ी आंखें 2-3 हैं, और वो उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, है ना। तो वो क्या बताता है कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, कि मुझे दिख रहा है कि कोई तो है। तो वो कहता है कि अचानक से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक गोल मतलब राउंड शेप के एक रूम में हूँ, और मेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लूइश टाइप के कुछ जीव हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, और वो काइंड ऑफ मेरे पर हमला कर रहे हैं, है ना। तो फिर और वो कहता है कि मेरी जैसे ही आंख बंद होती है एक बार को, तो मैं वापस अपने बिस्तर में होता हूँ। तो उसने इसी को लेकर के मतलब उसने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम है कम्यूनियन। ठीक है, वो मतलब कि जो भी उसके साथ वहाँ पे उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो सब उसने उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो सोचता है कि चल ठीक है, एक बार हो गया जो हो गया, दोबारा तो नहीं होगा मेरे साथ, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। लेकिन यहीं वो गलत हो गया साबित। तो उसके 4 साल बाद दोबारा वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था करवट करके। तो उसको महसूस होता है कि उसको दबाव महसूस होता है अपने लेफ़्ट वाले कान पे, कि कोई उसका ऐसे रख के ना ऐसे दबा रहा उसका, ठीक है, तकिए में दबा रहा उसका सर। तो वो काफ़ी हाथ पैर मारता है, बहुत कोशिश करता है, नहीं उठ पाता वो। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि ना किसी ने उसको काइंड ऑफ किडनैप कर लिया है ना, उसकी सुध बुध खो दी है ना। उसके बाद जब वो अगले दिन उठता है तो उसको अपने लेफ़्ट वाले कान में दर्द महसूस होने लगता है। तो उसके दूसरे दिन भी उसको वो दर्द रहता है। तो वो देखता ना छू के कि यहाँ पे कान के पीछे, वो कहता है कि गांठ सी महसूस होती है उसको। तो वो कहता है यार ये कैसे हो गया, अभी तो मैंने जैसे कहीं उसका ये असर तो नहीं है जैसे मेरे को दिखाई दिया था वो, है ना, ऐसा महसूस हुआ था। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मुझे एक गांठ सी हुई है, तो क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे या निकाल देंगे। तो डॉक्टर भैया अपना बैठता है और उसकी सर्जरी करने के लिए एक चीरा लगाता है वहाँ पे कि उसको निकालने के लिए। तो वो जैसे ही चीरा लगाता है तो वो जो चीज़ होती है ना, जो उसके पीछे गांठ होती है, वो सड़क के यहाँ आ जाती है इस जगह। हाँ, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है डॉक्टर कहता है कि यार मैंने वहाँ चीरा लगा दिया है, अब यहाँ पे करके देखता हूँ। बताता है उसको, वो सामने मतलब सुन कर रखा होता है और वो भी देख रहा है अपना जो राइटर है ना। तो वो यहाँ पे भी चीरा लगाता है उसको, लेकिन वो खिसक के वापस कहीं और हो जाती है। तो डॉक्टर हाथ मान चुका होता है, वो कहता है कि नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, ये क्या चीज़ है ना। तो वो भी फिर उस चीज़ से मतलब कर लेता है कि चल ठीक है जो भी है। अब लेकिन वो समझ जाता है कि ये चीज़ इम्प्लांट करी गई है उन चीज़ों के द्वारा,
है ना। तो अब वो उसी के साथ अपनी लाइफ जीने लगता है। तो वो बताता कि 2015 में वो एक बार अपनी बुक के लिए ही कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था। तो उसको लगता है कि उसकी लेफ़्ट वाली आइन में ना एकदम से एक ऐसी खिड़की टाइप खुली और उसको कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा कि मतलब कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना उससे रिलेटेड ही चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। वो कहने लगा कि मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा दिमाग 10 गुना तेज़ी से काम करने लगा है अचानक से। कह रहा मैं अपने दिमाग को अच्छे से जानता हूँ कि मैं किस लेवल पे सोच सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे दिमाग में अचानक से इतने ख़तरनाक आइडियाज़ आने लगे। तो वो समझ गया कि हाँ अब ये चीज़ जो भी है उन्होंने फिट करी है, जो भी मेरे अंदर वो मेरे भले के लिए है या किस चीज़ के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ को झुठला नहीं सकता कि मेरा उनसे इनकाउंटर हुआ था और ये उतना ही रियल है जितना कि ये गांठ है। ओके। अब वो हाँ, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स निकल कर आए हैं लोगों के साथ कि एलियंस आए, उन्होंने मतलब लोगों के अंदर कुछ इम्प्लांट कर दिया या कुछ हुआ। जैसे कि एक बड़ा ही फेमस जो इंसिडेंट निकल कर आते हैं वो थे कैटल म्यूटिलेशंस के। तो एक समय पे क्या होने लगा था कि कई सारे जो किसान थे, जब वो रात को तो अपने जो जानवर वगैरह थे उन्होंने उनको जो बाड़े होते थे उनके उसमें रात को अपने गायें बछड़े सब बंद करके सो गए। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में उठे तो वो देखते थे कि उनकी कोई एक गाय गायब है। लेकिन फिर जब वो देखे फील्ड में ढूंढने के लिए निकले तो उनको दिखा कि वो जो गाय पड़ी है मिल गई उनको, मरी हुई है, लेकिन वो देखते थे कि उनके कान के पास का जो हिस्सा है वो नहीं है, काट के कोई ले गया। और लेकिन वो इस तरह से कटा हुआ था कि मतलब किसी ने सर्जिकली उसको काट के ब्लेड से रिमूव करा है। क्योंकि कोई भी अगर जानवर अटैक करके किसी को भी खाने की कोशिश करेगा तो मतलब बाइट मार्क्स होते हैं, ठीक है, और जो मांस है वो इतना प्रिसाइज शेप में नहीं कटा हुआ होगा, एकदम कटने फटने के और निशान होंगे, ठीक है। और दूसरी जो ख़ास बात थी, उन मरी हुई जो गाय और भेड़ वगैरह ये सब मिलते थे उनको इस तरीके से, उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि बॉडी से खून किसी ने सोख के निकाल लिया। और इवन यहाँ तक कि जैसे मान लो कि अगर कोई इस तरीके से थ्योरी देने की कोशिश करता था इसके पीछे कि मे बी किसी जानवर ने काट लिया हो, तो जब कोई जानवर काटेगा पकड़ेगा खाने के लिए उसको अपने जबड़े से, तो आसपास ज़मीन पे ब्लड तो गिरेगा, तो वहाँ पे कोई ब्लड के निशान नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता था कि किसी ने इस जानवर को वहाँ से उठाया, यहाँ पे लेटाया और बहुत आराम से कोई सर्जिकल टूल लेके वो हिस्सा काटा और ले गए उसको काट के। तो ऐसा सिर्फ गायों के साथ हुआ है? हाँ, जो गायें थी, ठीक है, मतलब कैटल्स में जो भी पालते थे वो लोग, गायें, भेड़, ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे फेमस केसेस ऐसे निकल कर आए थे। काफ़ी सारी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स भी डाली हुई है इंटरनेट पे, मिलेगी तो हम लगाएंगे अपने पॉडकास्ट में। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। फिर काफ़ी सारे जो एब्डक्शंस होते थे, एलियन एब्डक्शंस होते थे, उन्होंने ये बातें कही हैं, जो एलियन एब्डक्टीज थे जब वो वापस आए, मिले, लोगों से बातचीत, उन्होंने ये कहा कि यार हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो ना हमारे रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि एक लेडी थी, ठीक है, उसका एब्डक्शन जब हुआ था, जब एलियंस उसको उठा के ले गए थे, तो वो ये कह रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो एग्स होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं, कि उन्होंने मेरी बॉडी से वो एग्स निकाल लिए, ठीक है। और कई सारे जो मेल्स थे जब उनका एब्डक्शन हुआ, उनसे कहानी हुई, तो उनका भी सेम वही था। तो अब ये भी सिनेरियो आता है, इसके पीछे थ्योरी ये दी जाती है कि मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिनकी रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और इनकी जो सिविलाइजेशन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है।
और यूनिवर्स में इन्होंने हमारा प्लैनेट डिस्कवर किया जहाँ पे इनको ह्यूमंस स्पीशीज़ हम लोग मिले, उन्होंने देखा कि हाँ ये नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकी सिविलाइजेशन इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे उस एबिलिटी को समझ के और उसको रेप्लिकेट करके कि उन्होंने समझ लिया ओके ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम इस तरीके से काम करता है, और ये उसी को रेप्लिकेट करके अपनी स्पीशीज़ के अंदर भी डालना चाहते ताकि इनकी सिविलाइजेशन भी आगे बन सके। तो ये हो सकता है कि एक तरीके से साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करा जा रहा है लोगों को, ठीक है। ये थ्योरी दी जाती है इसके पीछे एक। फिर एक थ्योरी ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एलियंस नहीं है जो प्लैनेट अर्थ पे आती जाती है या फिर रहती है जो भी कहो XYZ, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ है। कोई बोलता है कि एक प्लेडियंस करके कोई एलियंस स्पीशीज़ है, वो प्लेडी स्टार सिस्टम में रहती है, ठीक है। वो मतलब ह्यूमंस और क्या कहते हैं जो बर्ड स्पीशीज़ है उसका एक मिक्सचर है अलग टाइप का, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ का मिक्सचर है जो प्लैनेट पे हमारे आती हैं हमको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। लाइक अनुनाकीस कह लो किसी तरीके से, मतलब ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ जो हमको गाइडेंस देने के लिए आती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारा कहीं एक तरीके से एडवांटेज लेना उनको, ठीक है। किसी तरीके से ह्यूमंस के पूरे सिस्टम को समझ लो और फिर जैसे मैंने कहा कि उनको एज एन हार्वेस्ट यूज़ करो, है ना। जैसे कई बार ना ये चीज़ आती है ना निकल के सामने की, जैसे बोलते हैं अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि एक कोई बाहर शिप घूम रहा है, जैसे तू बता रहा था अभी। हाँ, एक कोई नया एस्ट्रॉइड ओमोमुआ की तरह आ रहा है, हाँ, तो पृथ्वी की तरफ। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि मतलब एलियन आएंगे, कब्जा कर लेंगे, ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। हाँ, है ना? वो तो जो है एक एंट कॉलोनी हाइपोथेसिस के तहत वो बात करी जाती है कि ऐसा कि सपोज करो कि तुम्हें कहीं पे एक पूरा चींटियों का शहर मिल जाए, ठीक है, और तुम्हें पता है कि जिस जगह पे चींटियों का शहर है वहाँ पे सोना दबा हुआ है और इंसानों को सोना बहुत पसंद है। वो सोने से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्या तुम उस सोने को निकालने के लिए चींटियों के बारे में एक बार भी सोचोगे? नहीं, उस टाइम पे नहीं सोचेंगे। अगर उनको नीड है किसी उस चीज़ की, सोने की नीड है, तो नहीं सोचा जाएगा। दूसरी फिर चीज़ ये आती है कि क्या अगर चींटियाँ तुम्हारे पास आएँ कुछ डील लेके कि भाई हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ये रिसोर्सेज देंगे, तो तुम क्या कहोगे चींटियों से? मतलब इंसान चींटियों से ही कहे ना कि भाई तुम हमें क्या दे सकते हो, हम तो ऑलरेडी तुमसे बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड हैं, जो तुम्हारे पास है वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। और तुम हमारे पास डील रख रहे हो ये इस तरह की, हम तो तुम्हें पूरा ख़त्म करके पूरा सोना ले सकते हैं, डील की क्या ही ज़रूरत है ना। तो मतलब हमारे सामने तुम्हारे होने ना होने के कोई मायने नहीं है। एक तो ये थ्योरी आती है, ठीक है। फिर एक थ्योरी ये आती है कि अगर एलियंस इतने ज़्यादा हाईली एडवांस्ड होंगे, उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि जो मतलब हम आज से 1000, 2000, 3000 साल बाद की सोचते हैं कि इंसान वहाँ पहुँचेंगे, तो एक जो सिविलाइजेशन होगी जो इतनी एडवांस होगी वो बहुत आइडियलिस्टिक होगी। आइडियलिस्टिक इन द सेंस कि वो मार काट, युद्ध, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती होगी। क्योंकि अगर जो सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली 1000, 2000, 3000 साल इवॉल्व हुई है तो उनका मेंटल स्टेटस भी कितना ज़्यादा इवॉल्व होगा, है ना। वो लोगों को मारने में, लोगों को तबाह करने में, किसी को लूटने में, किसी से कुछ चोरी करने में विश्वास नहीं करते होंगे। तो ये दो धड़े हैं
एलियंस की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करने वालों के, जो एलियंस को इन दो नज़रियों से देखते हैं। पहला कि वो होंगे तो हेल्पफुल होंगे, बहुत आइडियलिस्टिक होंगे, है ना, उनके पास इतनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, वो इतने ज़्यादा हाईली एडवांस है तो मेंटली भी वो कितने डेवलप्ड होंगे। फिर दूसरा ये भी होगा कि भाई अगर कोई इतना हाईली एडवांस्ड है और इतना ज़्यादा डेवलप्ड है तो वो ये चाहेगा ना कि भाई मेरा राज, मेरा वर्चस्व ब्रह्मांड के हर एक कोने में फैले, सब लोग, मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ तो सब लोग मेरे को माने, मेरे को पूजे, वो वाली बात। तो एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं। फिर एक चीज़ ये भी आती है ना कि हम तक पहुँचेगा कौन, या तो जिसने हमें बनाया, हाँ बात ये है ना। और इसमें ये भी होता था कि जिसने हमें बनाया तो वो हमें मारेगा ही क्यों। अब बात यहाँ पे ये आ रही है ना कि तू ये अज्यूम कर रहा है कि हम तक पहुँचेगा कौन, कि जिसने हमें बनाया। अब सिंपल सीधी बात है ना, जिसने हमें बनाया है उसको तो ऑलरेडी पता है ना कि हम है कहाँ, उसने हमें बना के रखा कहाँ हुआ है ना, तो उसे तो हम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे हमें मिटाना होता तो वो कब का मिटा चुका होता, हज़ारों लाखों साल पहले ही मिटा चुका होता वो, ठीक है। हाँ। कहानी ये है कि हम तक कोई भी पहुंचे, XYZ कोई भी मतलब एलियन सिविलाइजेशन पहुंचे, या फिर हम ही किसी तरीके से किसी भी XYZ एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएं, तो डिपेंड ये करता है कि उस सिविलाइजेशन का, उस एलियन सिविलाइजेशन का बेसिक नेचर क्या होगा। वो वेलकमिंग होंगे या साला वॉर गोइंग हो गई, नहीं भाई युद्ध करना है, तुमने आके कैसे कदम रख दिया हमारी धरती के ऊपर, यही चीज़। फिर दूसरा ये है कि इंसानों का खुद का बिहेवियर भी बहुत उसमें आता है कि क्या इंसान अगर जब एलियन से मिलेंगे तो होता है ना प्रॉफिट बाजी वाली बात कि यार इनके पास इतनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप हमको अपनी ये टेक्नोलॉजी दो, बताओ कैसे काम करती है, हम आपको अपना ये देंगे। तो क्या इंसान एलियंस के साथ अगर इस तरीके की प्रॉफिट डीलिंग करेगा तो वो अपनी क्या चीज़ एलियंस को देगा, कौन सा हिस्सा अपना गिरवी रखेगा एलियंस के पास। मे बी क्या वो एलियंस को ये कह देगा कि अच्छा ठीक है आप हमारी पृथ्वी के इस हिस्से में जाके बस जाओ और आपको जो करना है करो। नहीं, फिर इस उन्होंने पृथ्वी का कोर ही चुरा लिया फिर हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। इनको ये हमारे पहनने खाने इनसे तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि खासी दिलचस्पी होगी इसमें कि हम लोग क्या पहन रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, क्या अगर लाइफ स्टाइल है हमारा, है ना। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक तरीके से सोचूं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है, वो अगर हमारी पृथ्वी पे आए और वो ये देखे कि हाँ जैसे इंसानों के पास भी बहुत तगड़ी फायर पावर है, मतलब इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े जेट प्लेन्स हैं, ठीक है, और उस एलियन सिविलाइजेशन को लगे कि हाँ अगर हम इनसे लड़ेंगे तो ये हमको टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्मार्ट मूव खेल सकते हैं कि वो आएंगे, वो हेलो हाई करेंगे हमसे, वो बोलेंगे कि हम एक रिसर्च फैसिलिटी खोलना चाहते हैं, आप और हम मिल के काम करेंगे। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पहले वो हमारे प्लेनेट पे एंट्री ले ली उन्होंने, एक बेस स्थापित कर लिया कहीं किसी जगह पे, वहाँ पे रिसर्च चल रही है, फिर उन्होंने अपने जासूस छोड़ दिए कि जाओ इंसानों के बीच में जाओ, फिर धीरे धीरे वो लोग इंसानों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम में जो करंट रूल कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो तुम्हारी करंट गवर्नमेंट से अलग अलग जगह की वो तुमको रूल कर रही है, तो ऐसी गलत है, हमारे प्लेनेट पे तो ऐसा नहीं होता है यार, हमारे प्लेनेट पे वाला है ना, वो हमारे प्लेनेट पे सब कुछ अच्छा होता है। तो क्या पता वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगे, हमारे रहने का तौर तरीका समझे कि अच्छा इस प्लेनेट पे क्या होता है, किस तरीके से इंसान रहते हैं, फिर उसके बाद वो ये बोले कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, जिस चीज़ के लिए तुम इतना लड़ते हो मरते हो यहाँ पे, वो तो हमारे प्लेनेट पे बहुत चीज़ें फ्री मिलती हैं। और इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। हाँ हो सकता है। फिर धीरे 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 वो इस तरीके से अपना क्या कहते हैं इंसानों के तरीक़ों को ही यूज़ करके वो इंसानों को कंट्रोल करने लग जाएं, और जब उनको लगे कि हाँ अब बटन हमारे हाथ में आ गया है, न्यूक्लियर पावर, तब वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि अपने असली रूप में आ जाए एकदम। वो चीज़ हो सकती है। जितने भी लोग वो मुखौटा ओढ़ के बैठे हैं ना वो सब, हाँ जैसे कि वो बम्बल बी मूवी देखी है तूने, ट्रांसफॉर्मर्स की, उसमें जो वो डिसेप्टिकॉन्स आते हैं दो,
जब वो जॉन सीना की वो पूरी आर्मी से मिलते हैं तब वो क्या कहते हैं कि हम उस प्लैनेट से आए हैं, हम आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, इंसानों की ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको में उन्हीं को वो पूरे उनके जो नेटवर्क होता है ना, कम्युनिकेशन उसको यूज करके वो जो ऑटोबॉट्स होते हैं, बम्बल भी होते हैं, उनको ढूंढना होता है उसको। जैसे ही उसकी लोकेशन मिलती है वो सबको खत्म कर देते हैं वहाँ पे कि ये तो क्या है, हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं भाई, ये हमारे लिए तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो उसमें यही सीन होता है, या तो मारो या मारो। हाँ, तो वो उस सेम पॉइंट पे जब पहली बार कन्फ्रंटेशन होता है वो आर्मी का और उन डिसेप्टिकॉन एलियंस का, वो उसी टाइम पे उनके ऊपर क्या कहते हैं कि लड़ाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है, हमको ठोक सकते हैं अभी इस मोमेंट पे, तो हम इनकी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनके प्लेनेट पे जिस बंदे को ढूंढना है हमें, बम्बल बी को, हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो अब ऐसे ही रिप्लेस कर दो ना एलियंस को, उन ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्लेस कर दो ऐसे किसी एलियंस स्पीशीज़ के साथ, और बम्बल बी को रिप्लेस कर दो किसी एक ऐसी रिसोर्सफुल चीज़ के साथ जिस चीज़ की उन एलियन स्पीशीज़ को ज़रूरत हो। तो वो आएंगे, वो कहेंगे इनके प्लैनेट से हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए, कुछ ऐसी मेटल चाहिए उनको, ऐसा कुछ नेचुरल रिसोर्स चाहिए जिनकी उनको बहुत सख्त ज़रूरत हो, और उसे ढूंढने के लिए पहले वो इंसानों के साथ हाथ मिलाएं, गले मिले, फ्रेंडशिप, जैसे ही उनका काम पूरा हो तो तबाह कर दो इनको। तो ये बात भी हो सकती है, क्योंकि जैसे एनकाउंटर्स होते हैं, एलियन एनकाउंटर्स होते हैं, यूएफओ देखे जाते हैं दुनिया भर में, तो ये तभी ज़्यादा होने लगते हैं जब कोई कंट्री या तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो, है ना, अपने जो बनाते हैं ना न्यूक्लियर वेपन, या तो उसका टेस्ट कर रही हो, मेनली तो तभी देखे जाते हैं, है ना। जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड जो है मतलब इंसिडेंट्स, तो ये थ्योरी, ये कंस्पिरेसी थ्योरी एक तरीके से, अब कितनी रियल है कितनी नहीं है वो नहीं जानता मैं, बट जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये यूएफओ टाइप चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा दिखनी तब से शुरू हुई हैं जब से इंसान ने सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और उसके बाद ब्लास्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तब से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें दिखनी शुरू हुई हैं। और एक इंग्लैंड में ही कोई एक मिलिट्री फैसिलिटी है, वहाँ का तो पूरा इंसिडेंट है ये। अगर कोई सर्च करे कि इंग्लैंड न्यूक्लियर बेस यूएफओ इंसिडेंट करके अगर गूगल पे सर्च करे तो पूरा वो इंसिडेंट निकल कर आता है। इंसिडेंट ऐसा होता है कि एक रात मिलिट्री बेस में अपना सब लोग होते हैं, ड्यूटी वगैरह करके अपना आराम कर रहे होते हैं, और कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर के अंदर कैप्टन बैठा हुआ है कैप्टन के साथ, और उसके जो बाकी लोग हैं वो बैठे हुए हैं जहाँ पे वो रेडार वगैरह पूरा मॉनिटरिंग चलती है, ठीक है, क्योंकि साइल जो बेस है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है कि जो बाकी जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो आते हैं कैप्टन के पास, बोलते हैं कैप्टन आसमान में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, ठीक है, और वो एक जगह पे टिकी हुई है। तो कैप्टन बाकी जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि जाओ देख कर आओ, चेक करो क्या है तुम। तो जैसे ही वो जाते देखते फिर भागे भागे वापस आते हैं कैप्टन के पास। वो कैप्टन से बोलते हैं कि भाई हम तो गए और एकदम से ना वो उड़ के फ्याऊं चली गई कहीं और, ठीक है। थोड़ी देर ऐसी आधा एक घंटा बीतता है, फिर से वो सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं कि भाई वो चीज़ फिर से लौट कर आ गई है। और जैसे ही वो बोलता है फिर से लौट कर आ गई है, और कैप्टन कहता है कि इस बार मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही तो कैप्टन कहता है एक डिस्क शेप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट उसने देखा, और होता क्या है धीरे धीरे जो पूरा बेस था ना, उस बेस की पूरी पावर सप्लाई कट हो जाती है, बिजली चली जाती है वहाँ की पूरी। अच्छा। ठीक है, उनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो अपने आप ऑन हो जाती है लाइट जाने के बाद। हाँ, लाइट कट गई पूरे बेस की, ठीक है। और उनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो एक के बाद एक जो 2-3 मिसाइल्स जो भी होंगी, नंबर्स ऑफ मिसाइल्स, वो ऑन होने लगती हैं। जो साइलोस के अंदर रखी होती है ना मिसाइल्स प्रॉपर, तो वो ऑन होने लगती हैं। तो अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो खुद से बंद करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे कंट्रोल ही नहीं है। तो पहले वो यूएफओ उन सारी मिसाइल्स को ऑन करता है, ठीक है। ऐसे ही पूरा मतलब पूरे 5-10 मिनट के लिए पूरा पैनिक होता है। फिर उस मिसाइल्स को वो 1 बाय 1 ऑफ करता है, पूरे बेस की लाइट आ जाती है, और फिर वो यूएफओ उड़ के चले जाता है। तो वो कैप्टन
ये कहता है कि वो मेरी ज़िंदगी का मतलब इतना ज़्यादा सररियल एक्सपीरियंस था कि मतलब हकीकत है, सपना है, क्या है, ये हो क्या रहा, कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके कई समय बाद जब उसने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी तो वो यही कहता है, जो कैप्टन था उस बेस का, कि उन्होंने, वो जो भी लोग थे, एलियंस कहो या हायर सिविलाइजेशंस के लोग कहो, कुछ भी कहो उनको, वो जो लोग थे वो हमको ये मैसेज दे के गए आके कि हम जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं तुम लोगों के साथ। ये मतलब काइंड ऑफ एक वार्निंग है कि हम जब चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम जो ये न्यूक्लियर जो तुम बना रहे हो ना, पूरा का पूरा इस दुनिया को तबाह करने के लिए, ये करना बंद कर दो। तो उन्होंने कह रहा कि वो चीज़ करके ना उन्होंने हमें यही मैसेज दिया। और जैसे कि जहाँ पे सबसे पहला जो बॉम्ब टेस्ट हुआ था, उसको ट्रिनिटी कहते हैं उसको, यूएसए में जगह है लॉस एलामोस करके, पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। तो सही कह रहा है। हाँ, तो वहाँ पे वो सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था। तो लॉस एलामोस जो जगह है उसी के पास में ही एरिया 51 बना है, ठीक है। और उसी जगह पे कई सारे फ्लाइंग सॉसर्स देखे जाते हैं। बल्कि जैसे तूने अभी बताया ना जगह कि एरिया 51 वहाँ बना है, हाँ, लेकिन मैं बात बताऊंगा उस टाइम की जब वहाँ पे एरिया 51 नहीं था। ये ऐसा है, वहाँ पे एक लेक है, वो फ्लैट लेक, पता नहीं ऐसी समथिंग कुछ नाम है उसका, सॉल्ट लेक नाम है, सॉल्ट लेक, सूखा हुआ है वो पूरा का पूरा। तो ऐसा बताते कि उससे ही कुछ दूरी पे जैसे रोजवेल हुआ था, हाँ, बहुत पहले, मतलब कि एक यूएफओ इंसिडेंट हुआ था, वो क्रैश हुआ था, तो उसमें से एलियंस की 4 बॉडी मिली थी, जिसमें कि एक जिंदा था। और उस एलियन को वो लोग वहाँ लेके गए थे एरिया 51 में। एरिया 51 नहीं था वहाँ पे, वो बाद में बना, उसको जब लेके गए ना। मतलब जो जगह है ना, वो एक एयरफोर्स बेस है, हाँ, जिसको रॉबर्ट पैटिनसन एयरफोर्स बेस कहा जाता है। फिर उसके बाद जब वो सारी चीज़ें जो भी बोलते हैं वहाँ पे, एलियन रिसर्च वगैरह जो भी होती है, तब उसके बाद में उस जगह का नाम पड़ा एरिया 51। हाँ, तो वो लोग उसको वहाँ लेके गए थे। हाँ, तो उसमें से जैसे मैंने बताया कि बाकी 3 मर गए थे, लेकिन एक जिंदा था। हाँ, तो उसका नाम उन्होंने रखा था ईबा 1। नहीं, क्या? मैं यही तो बता रहा हूँ तुझे कि उसका नाम जे रॉड रखा उन्होंने, जे रॉड। हाँ, जे रॉड। और वो उनके साथ जो स्पेसशिप उनका क्रैश हुआ था, उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था वो उन साइंटिस्ट के साथ, वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम तक जिंदा नहीं रहा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर उसको सूट ही नहीं करा वहाँ का। वो धीरे धीरे उसको काफ़ी कोशिश करी उन्होंने रिवाइव करने की, लेकिन नहीं हो पाया वो। अब जैसे मैंने बताया, कई सारी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ये यूएफओज देखे गए हैं, ठीक है। और जैसे एरिया 51 वगैरह की बात आती है, फ्लाइंग सॉसेस की बात आती है, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी जो था, वो बहुत ज़्यादा आगे था टेक्नोलॉजी में। दुनिया का सबसे पहला जो सुपरसोनिक जेट था वो जर्मनी ने बनाया था। दुनिया की सबसे पहली क्रूज़ मिसाइल, जो लंबी दूरी की मिसाइल होती है, वो सबसे पहले जर्मनी ने बनाई थी, ठीक है। V1 और V2 रॉकेट्स बोलते हैं उनको। और इन सब को एक प्रोग्राम के अंडर बनाया जा रहा था, जिस प्रोग्राम का नाम था वंडरबा। अच्छा, वंडरबा का मतलब होता है वंडर वेपन्स। हिटलर ने एक प्रोग्राम बनाया था वंडरबा, जर्मन में वंडरबा और इंग्लिश में वंडर वेपन्स बोलते हैं, कि ये वंडरबा प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऐसे वेपन्स बनाने हैं, ऐसे वेपन्स का इन्वेंशन करना है कि जो मतलब दुनिया ने पहले कभी ना देखे हों। तो बोलते हैं कि वंडरबा प्रोजेक्ट के अंडर ही एक ऐसे वेपन का इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है डाइग्लॉक, या डी ग्लॉक भी बोलते हैं उसको, या डाइग्लॉक के भी बोलते हैं उसको। दी ग्लॉक का मतलब होता है द बेल। हाँ, तो क्या था कि एक बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ा,
अच्छा, बेल की शेप में घंटी। हाँ, बड़ा घंटा बड़ी है, बेल जो होती एक है, बड़ा घंटा। हाँ, एक बड़ा घंटा। उसकी शेप में एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर काउंटर रोटेटिंग चेम्बर्स थे, जिसके अंदर, और उन चेम्बर्स के अंदर रेड मर्क्यूरी को डाला जाता था। ठीक है, रेड मर्क्यूरी को डालने के बाद वो जो दोनों चेम्बर्स थे ना, उसके अंदर मर्क्यूरी जो था काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था। मतलब कि अगर एक चैम्बर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा चैम्बर एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। मतलब दोनों चैम्बर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते थे। ठीक है। और उससे घूमने के बाद इस तरीके से जब वो घूमता था तो उसमें एंटी ग्रेविटी इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो जैसे मैंने तेरे को एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि जब नाज़ी जर्मनी हार गया था, हिटलर मर गया था, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, तो जो नाज़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, क्योंकि हिटलर ने बहुत सारा पैसा जो था ना टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग तरह के उसमें लगाया था उसने। तो एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पेपर क्लिप। उस ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर क्या होना था कि जितने भी नाज़ी जर्मनी के साइंटिस्ट थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कि कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट का है, वेपन्स डिपार्टमेंट का है, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट को पकड़ के हम अपनी कंट्री ले जा सकते हैं, हमें वो करना है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स या प्रोजेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड हमें जो भी फाइल्स मिल सकती है हमें वो लेनी है। तो जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट थे वो लिए अमेरिका ने, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रशिया था। ठीक है, तो उन सारी जो फाइल्स थी टॉप सीक्रेट फाइल्स में, उनको उस द बेल डायग्लॉक के होने के जो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल पेपर्स थे टॉप सीक्रेट, वो मिले उनको। उसमें पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था कि वो जो ऑब्जेक्ट था द बेल वो किस चीज़ से बना हुआ था, वो कैसे काम करता था, उसकी बारे में यहाँ तक क्वालिटीज़ लिखी हुई थी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो टाइम ट्रैवल इफेक्ट जनरेट कर सकता था, कि जब वो चलता था तो उसके आसपास का जो स्पेस और जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, एक तरीके से कहो कि वो वॉर्प होने लगती थी। ठीक है, और वो जो टाइम में आगे पीछे जा सकता है, पूरा फ्लाइंग सॉसर शेप का था। ठीक है, और वो एंटी ग्रेविटी मतलब वर्टिकली ऊपर उड़ सकता है। वो उसको किसी मतलब क्या कि रनवे की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, कि वो उन्होंने बनाया था खुद से। एग्जैक्टली, वो उन्होंने बनाया था खुद से। तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि अमेरिका को किसी तरीके से वो चीज़ मिल गई, या वो मिली नहीं, उसके पेपर्स मिल गए, लेकिन वो जो द बेल है ना वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। या तो वो जर्मनी वालों ने ही ताला मार के रख दिया है, या फिर वो अमेरिका या रशिया, इन दोनों में से किसी के हाथ लगी है वो चीज़ और वो बंद करके रख दी गई है। जो उससे रिलेटेड पेपर्स थे उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी कि जब वो मशीन स्टार्ट होती थी द बेल, उसके 60 फुट के रेडियस में कोई भी इंसान अगर जाता था तो उसकी जो स्किन थी ना वैसे उतरने लग जाती थी, नाखून उसके गिरने लग जाते थे, बाल एकदम झड़ने लग जाते थे। मतलब क्या रेडिएशन था? रेडिएशन इफेक्ट जनरेट करती थी वो। ठीक है, और उसके आसपास में जो भी प्लांट वगैरह थे ना वो एकदम से जैसे जेली टाइप होता है ना, ऐसे बन जाते थे, बिल्कुल पिघल के टाइप। हाँ, पिघल के जेली टाइप जाते थे, जलते नहीं थे वो, पिघल जाते थे, जेली टाइप बन जाते थे पूरे के पूरे। तो इतनी तगड़ी पावर थी उसके अंदर। तो अब इसके पीछे थ्योरी ये कि भाई जर्मन्स को मतलब ऐसा क्या मिल गया था कि वो इतने ज़्यादा भाई मतलब टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे थे बाकी दुनिया से एडवांस। वो भी क्या उनके पास ऐसी चीज़ हाथ लग गई थी उनको
तो जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका के अंदर रॉसवेल यूएफओ क्रैश हुआ था, ठीक है, और उनको वो यूएफओ मिला और उसके बाद उसको एरिया 51 ले गए, वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करी और उससे काफ़ी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से पहले बोलते जर्मनी के जंगलों में कुछ एक यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टाइप कुछ चीज़ थी, वो गिरी थी और उन्होंने उसको कैप्चर किया और उसके बाद तब एक पूरा सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ये वंडरबार का, वंडर वेपन्स। और तब उसके अंडर उन्होंने उस चीज़ से जो उनको मिली थी, यूएफओ जो था अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उनको मिला था, उस चीज़ से उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी और तब सारी चीज़ें उन्होंने आगे बनाई। उन्होंने ऐसे वेपन्स डेवलप करे जैसे कि अब अमेरिका चांद पे पहुंचने वाला सबसे पहला देश था, ठीक है। पर तुझे कमाल की बात पता है कि अमेरिका जब चांद पे पहुंचा था तो उसको चांद पे पहुंचाने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, वो अमेरिकन्स नहीं थे। कौन थे? वो सारे के सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। एक भी अमेरिकन नहीं था। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उसके उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, हाँ, वो जर्मन्स थे। वो सारे के सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। नाजी नहीं हो सकता। नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट थे जो उन्होंने ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर जब हिटलर के मरने के बाद जर्मनी से उनको कैप्चर करा और उनको बोला कि आपके सामने डील ये है भाई, या तो आप हमारे लिए काम करो या फिर जो वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जिस तरीके से वो ज्यूज़ को मार रहे थे, बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में काम करा रहे थे, तो आपको वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत जो भी सज़ा मिलती है, जो केसेस चल रहे थे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इजराइल वगैरह में केसेस चल रहे थे इनके ऊपर, तो उसके और जर्मनी में भी जब सरकार चेंज हुई थी तो जितने भी नाजीज थे, अगर कोई नॉर्मल सोल्जर भी था ना नाजी, उसको भी पकड़ के सीधा फांसी चढ़ाओ, सब मारा जा रहा था सीधा। तो बोला तो भाई हम तो उनको सौंप देंगे तुम्हें, अब तुम्हें बताओ जिंदा रहना है या फिर मरना है। तो उन्होंने ठीक है हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरी बात को फैक्ट चेक करने के लिए। वर्नन वॉन ब्राउन जो पूरे अपोलो प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट था, मतलब कहता ना हेड साइंटिस्ट भाई, सब नीचे साइंटिस्ट काम कर रहे, सबसे ऊपर हेड साइंटिस्ट जो पूरे अपोलो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, इसके कहने पे लोग चल रहे थे, वो एक नाजी साइंटिस्ट था। वही तो कह रहा हूँ, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जब तक अमेरिकन्स काम कर रहे थे तब तक कुछ ऐसा बना नहीं पाए वो, लेकिन जैसे ही जर्मनी के साइंटिस्टों को उन्होंने पकड़ा और अपने देश में लाके अमेरिका ने बोला कि हमारे लिए काम करो, तो सीधा भयंकर वो चांद पे पहुंच गए। और हो सकता है अगर वो ये चीज़ नहीं बना पाते, वो अमेरिका को चांद पे नहीं भेज पाते, तो उनको भी मार देते। मतलब कैसे समझाने में? मतलब कि जैसे तूने कहा ना कि अगर अमेरिका ने जब टेक ओवर किया है ना, तो उनको बोला कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम तुम्हें सौंप देंगे, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर केसेस चल रहे हैं हम उस जगह पे सौंप देंगे तुमको। हाँ, तो वो सौंप देते ना। हाँ, सौंप देते। अगर वो मना करते कि नहीं हमें काम नहीं, तो फिर अमेरिका के किस काम के? फिर वो खाली यार बैठा के थोड़ी ना रखेंगे उन्हें। वही तो अमेरिका ने कहा टैलेंट दिखाना था कि भाई तुम हमें अपनी स्किल दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, हमारे देश में खुल के रहो। तो उन नाजी साइंटिस्ट को अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा और फिर अमेरिका सीधा चांद पे पहुंच गया। फिर वो जो कहते हैं कि वो सब झूठ है, चांद पे गया था। हाँ, उसमें वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, ठीक है। अब लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के भी ना मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अब जैसे कि बोलते हैं कि चलो सब बात छोड़ दो। हाँ, तू क्या मानता है कि हुआ था या नहीं हुआ था? चांद पे गए थे कि नहीं गए थे? देख, मैं ये मानता हूं कि हाँ, चांद पे तो गए थे, ठीक है, लेकिन जो चीज चांद पे पहुंची थी उसके अंदर इंसान थे कि नहीं थे ये कंफर्म नहीं कह सकते। चांद पे अमेरिका ने जरूर लूनर लैंडर भेजा था, ठीक है, अपोलो जो था उनका लूनार लैंडर वो भेजा था, लेकिन उसके अंदर
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और एक थर्ड वाले जो थे माइकल कॉलिंस, हाँ। वो थे कि नहीं थे मैं इस चीज़ में कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे माइकल कॉलिंस की एक फ़ोटो है जिसमें वो स्पेस वॉक काइंड ऑफ चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो जो फोटो है ना उनकी, वो उनकी ट्रेनिंग की फ़ोटोग्राफ है। मतलब जहाँ पे उन्होंने पूरा फैसिलिटी बनाई होगी वो ज़ीरो ग्रेविटी में ट्रेन करने वाली, ठीक है। वो फ़ोटो वो है जो अखबार में छापी गई ये बोल के कि ये स्पेस की फ़ोटो है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियो है जो पूरा मून पे शूट किया हुआ है, ठीक है, वो उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने, तीनों तो नहीं थे शायद बाहर, बज ऑल्ड्रिन अंदर ही थे लूनर लैंडर के अंदर, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ, फिर माइकल कॉलिंस साथ में थे। और तो जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पे घूम रहे हैं, तो कई सारे जो रिसर्चर्स हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं कि इंसान कभी चांद पे नहीं पहुंचा है, जब वो उस वीडियो को एनालाइज करते हैं ना, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं उस वीडियो के अंदर जो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हाँ यार लग तो कुछ ऐसा गड़बड़ रहा है। लेकिन ना एक सबसे ज़्यादा विवादित चीज़ है उसमें, है ना, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि वो जो फ्लैग है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, कि वो बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो हिल कैसे रहा है ये फ्लैग, कि हवा चल रही है, ये सब। तो उसका भी बताया जाता है ना कि मतलब कि स्पेस में एटमॉस्फेयर तो कुछ है नहीं, हाँ, है ना। तो वो जैसे फ्लैग उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक डंडी, मतलब ऊपर ऐसे एक डंडी है इस तरीके से, हाँ, मैं समझ गया, है ना। अब वो फ्लैग इसी में ही जुड़ा हुआ है, हाँ। अब वो छोड़ देते हैं उसको तो वो हिलने लगता है, थोड़ा तो हिलेगा ही भाई, शेक करेगा। तो वो हो सकता है कि हाँ ठीक है कि अगर वो उन्होंने जो रॉड लगाई पूरी मून के ऊपर उसकी ज़मीन पे, तो जब उन्होंने हाथ हटाया तब थोड़ा सा हिला हो। लेकिन चल वो चीज़ हम छोड़ भी दे, क्योंकि जब विक्रम लैंडर गया था, ठीक है, चंद्रयान 2 जब हुआ, ठीक है, और विक्रम लैंडर गया और चंद्रयान जो है प्रॉपर वो ऑर्बिट में घूम रहा और लैंडर हमारा गया था, तो हमारे उस मून ऑर्बिटर ने जो लूनार लैंडर है अमेरिका का, उसकी फ़ोटो खींची है। तो वहाँ पे वो फ्लैग भी है और वो लूनार लैंडर भी है, रोवर भी है वहाँ पे, वो जो जिसको लेके वो पूरा घूम रहे थे वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि चीज़ें तो पहुँची थी वहाँ पे। हाँ। लेकिन तू कह रहा है कि पहुँचाई किसने वो नहीं पता, पहुँचाई किसने नहीं, मतलब तू कह रहा है ना, तू बोलते रहा है कि अभी कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे वो लूनर लैंडर भी है, हाँ, जिसमें इंसान गया, ठीक है, तो वो फ्लैग भी है, लेकिन उसके अंदर वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स गए कि नहीं गए, हाँ वही तो, ये नहीं पता। तो फिर फ्लैग कैसे पहुंचा वहाँ पे? अब ये भी हो सकता है ना, देख, अगर मैं बहुत ही वाइल्ड कर दूँ इस कॉन्स्पिरेसी को, अब मार्स के ऊपर क्यूरियोसिटी रोवर घूम रहा था, उस क्यूरियोसिटी रोवर का काम था कि उसको पूरे मार्स पे घूमना है और सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, और उस रोवर के अंदर पहले से ही उन एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करी हुई थी कि इसमें जो अटैच्ड आर्म्स हैं ये घूमेंगे, यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, इस जगह में डालेंगे और वो एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो वायरलेसली ट्रांसफ़र होगा प्लैनेट अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने एक ऐसा रोवर बनाया होगा जिसमें वो प्रॉपर फीडिंग करी गई होगी कि ये जाएगा और वहाँ पे वो झंडा लगा देगा, ठीक है, क्योंकि तो चीज़ें वो अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे उसमें एक थ्योरी आती है कि जो हम पूरा वीडियो देखते हैं वो वीडियो हॉलीवुड के एक बहुत ही खतरनाक डायरेक्टर जिसे कहते हैं स्टैनली क्यूब्रिक, कि नासा ने स्टैनली क्यूब्रिक को हायर किया था कि भाई इन 3 साइंटिस्ट के साथ मिलके आपको एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलके आपको एक मूवी शूट करनी है जो दिखने में ऐसी लगनी चाहिए बिल्कुल कि तीनों एस्ट्रोनॉट चांद पे गए थे, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो वो हम देखते हैं ना, वो स्टैनली क्यूब्रिक ने प्रॉपर बनाई है वो चीज़, क्योंकि पूरा स्टूडियो तैयार करा है। हाँ, पूरे स्टूडियो में तैयार करके वो चीज़ बनाई गई है, क्योंकि स्टैनली क्यूब्रिक ही
उस समय पे एक ऐसे केपेबल डायरेक्टर थे जो इस चीज़ को कर सकते थे। तो ये चीज़ें काफ़ी विवादित हैं। एक चीज़ बहुत विवादित है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था, तो जो वो फोटो दिखाई जाती है उनके बूट की, तो असल में जो है ना वो क्या नाम है, जो सूट है उनका, स्पेस सूट जो है, सॉरी, तो उसमें तो वैसे शूज़ में वो है ही नहीं, वो सोल नहीं है, वैसा सोल है ही नहीं। तो वही, अब देख वही चीज़ ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही मतलब एक वो क्रिएट करती है ना, कि डाउट क्रिएट करती हैं। हाँ, और जबकि लोगों ने सवाल उठाया इस पे, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो उसके लिए अलग से शूज़ पहनने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। अब या तो कवर अप है, अब सिंपल सीधी बात है ना, अगर वैसे शूज़ पहनने पड़ते हैं तो इसका मतलब वो जूते भी मून पे जाने के काम में आए ना। जब आप उन एस्ट्रोनॉट्स का वो पूरा सूट डिस्प्ले कर रहे हो तो साथ में वो जूते भी डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे हो? वो जूते भी डिस्प्ले करो ना कि उतरने के लिए ये जूते इस्तेमाल हुए थे। वही तो फिर इतना कवर अप क्यों है? बात तो वहीं आ रही है। कवर अप तो भाई अब जैसे कि बोला जाता है कि है पृथ्वी के बाहर एक रेडिएशन बेल्ट है जिसको बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। उस रेडिएशन बेल्ट का जो टेम्परेचर है वो मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज है, मतलब 4000-5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि साला जब रेडिएशन का टेम्परेचर ही इतना है तो वन पीस में कुछ कैसे निकल जाएगा वहाँ से? हाँ, सही बात है, 5000 डिग्रीज भाई, कि वन पीस में कुछ भी कैसे निकल जाएगा वहाँ से? अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो लिक्विड निकल के बाहर जा रहा बस, है ना। और फिर मान लो कि चलो ठीक है, आपने आउटर मटेरियल ऐसा बनाया है कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज़ जा रही है, जैसे इंसान, वो तो जल के भुन के मतलब रोस्टेड चिकन हो जाएगा वो तो। अब चलो, हाँ वही बात है ना कि बाहर का तुमने कर दिया बहुत अच्छे से, हाँ, उसको, लेकिन जो अंदर है उसको कैसे बचाओगे? वो तो रोस्टेड चिकन हो जाएगा ना, बिल्कुल। माइक्रोवेव में एक चिकन रखा हुआ है, वो रोस्टेड हो गया। तुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे उस एस्ट्रोनॉट का नाम याद नहीं आ रहा अभी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये माइकल कॉलिंस एंड बज़ ऑल्ड्रिन, इन सब से भी पहले एक जो एस्ट्रोनॉट थे उनको ट्रेन किया जा रहा था। ठीक है, वो डेली उनकी ट्रेनिंग होती थी, तो उनको बोला जाता है ऐसा कि उस एस्ट्रोनॉट को लग गया था कि स्टेज्ड होने वाली है सारी चीज़, हम मून पे नहीं जाने वाले हैं, और उनको पूरा पता चल गया था। तो उनको ये था कि मैं इस खबर को बता दूंगा। ओके, ठीक है, पता वो बंदा मरा कैसे? नॉर्मल दिन नासा की फैसिलिटी में गए, वो जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी जो है JPL, वो वहाँ गए ट्रेनिंग के लिए। जो तूने देखा ना वो लूनर जो पॉड आता है, वो ट्रायंगुलर पॉड होता है, वो समंदर में लैंड होता है, ठीक है। तो वो जो लैंडिंग पॉड था उसमें जाने की और जो पूरी ट्रेनिंग होनी थी उनकी, वो कर रहे थे वो, ठीक है। वो पॉड जब बंद हुआ तो वो लॉक हो गया, वो खुला ही नहीं। फिर उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई, क्या हुआ, और उस पॉड के अंदर आग लग गई। ओ भाई, वो बंदा जल के मर गया। और जब उनकी फैमिली ने क्लैरिफिकेशन मांगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको बताओ, तो उनकी फैमिली को कुछ भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि किस तरीके से ये चीज़ हुई। वही तो भाई, लोग ना गायब हो जाते हैं ऐसी रातों रात, पता नहीं चलता। ऐसे एक किस्सा है उसका, एक बंदा था जो अमेरिकन, ये मान कि उनके डेटाबेस से ना काफ़ी ज़्यादा उसने, जैसे अभी बात चल रही थी UFO की, उसने कुछ ऐसी फाइल्स चुराई। मतलब कि एक हैकर होता है, हैकर के लिए प्राइड वाली बात क्या होती है कि वो किसी गवर्नमेंट सिस्टम में घुस के उनके वो डॉक्यूमेंट्स चुरा ले जो, हाँ, उस हैकर की मैंने कहानी सुनी, आई थिंक वो लंदन वगैरह का हैकर था। वो नासा की वेबसाइट वो कह रहा था मैं खाली ऐसे ही इसकी सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए इसको हैक करने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो उसमें घुस गया ना, तो भाई उसने देखा कि काफ़ी सारे ना शिप्स के नाम लिखे हैं वहाँ पे।
तो उसने जब देखा ना, तो यार ये कोई फाइटर प्लेन का नाम है ना, हमारे कोई जो बोइंग शिप्स होते हैं उनके नाम है, मतलब ये हमारे यहाँ पे जो शिप्स है ना उसमें से किसी भी नाम से मैच नहीं कर रहा। तो तब उसको समझ में आया कि हाँ, अमेरिका बदनाम है उस चीज़ के लिए कि उन्होंने एलियंस छुपाए हैं। तो तब उसके दिमाग में घंटी बजी कि हो सकता है कि भाई ये वही डेटाबेस है जो उन्होंने छुपा रखा है। तो जब उसको पकड़ लिया ना, तो भाई उसने सोचा था कि मुझे 6-7 महीने की जेल होगी और ज़्यादा क्या ही होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने पता चल गया कि हाँ इसने घुसपैठ करी है। लेकिन उसको हुई आई थिंक सो 10-11 साल की जेल। लेकिन वो जेल में गया नहीं ना। हाँ, वो हाँ, तो पकड़ा कैसे गया था? वो लंदन में बैठा हुआ था, इंग्लैंड का बंदा है वो, ठीक है। और वो उसने हैक करी नासा की वेबसाइट, और उसको पूरी वहाँ पे लिस्ट वगैरह मिली शिप्स की। शिप्स के नाम कुछ अलग, स्टार्स के नाम पे थे, कुछ ऐसे थे नाम, बहुत डिफरेंट नाम। उसने क्या, फिर वो एक फोल्डर में और घुसा, उसको वहाँ पे वो मिली, फोटोग्राफ्स वगैरह मिली। तो कह रहा कि एक फोटोग्राफ थी, उसने वो खोली तो पिक्चर जब आधी लोड हो गई थी ना, वो कहना कि मेरे को उसमें एक शिप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा था, बट वो ऐसा कोई भी शिप और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था जो मैंने प्लैनेट अर्थ पे देखा हो, इंसानों के द्वारा जो बनाई गई हो चीज़। वो कोई भी हमारे स्पेसशिप जैसी दिखने वाली मिलने वाली चीज़ नहीं थी, ना हमारे फ्लाइंग प्लेन्स से मिलती जुलती कोई चीज़ नहीं। वो बहुत ही डिफरेंट था, और वो स्पेस की इमेज थी। उसने बोला पीछे बैकग्राउंड में स्टार्स वगैरह दिख रहे थे, और कह रहा वो जैसे ही वो इमेज आधी लोड हो गई थी, उसने बोला कि मेरी स्क्रीन पे जो कर्सर स्टिल था, जहाँ पे उसने माउस रखा हुआ था, उसने बोला वो कर्सर अपने आप मूव होना स्टार्ट हुआ, और वो क्लोज क्रॉस वाले बटन पे गया, वहाँ से वो इमेज क्लोज हुई, फिर वो फोल्डर क्लोज हुआ, और कह रहा वो पूरा कनेक्शन बंद हो गया। अगले दिन सुबह 5 बजे ही और उसके घर पे पुलिस आती है। हाँ, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मैंने देखा ये। बट उसकी जो यूके की जो गवर्नमेंट थी, उसने मना कर दिया था कि हम अपने बंदे को आपको नहीं सौंप सकते, क्योंकि उस पर केस होने के लिए यूएस जाना था। तो उसकी कंट्री में रहते हुए ही उस पर जो मतलब थोड़ी बहुत सज़ा बनी थी उसको वही मिली, वो यूएस नहीं गया। अगर यूएस पहुंच जाता वो, तो उसके साथ बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती। वो कह तो रहा है कि मतलब कि उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। हाँ, अगर वो यूएस वाले ढूंढ रहे हैं उसे। वो बोलेगा कि अगर वो कहता है कि अगर मैं यूएस गया तो मे बी मैं वहाँ से कभी वापस लौट के ना आ पाऊँ। वही चीज़ इंटरपोल वाले वो कहता है कि ढूंढ रहे हैं मेरे को, रिसर्च कर रहे हैं मेरी। तो यार सोच भाई, कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है। देखो बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ है। और आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीक हम लौटेंगे फिर से एक और ऐसे ही रॉ एंड फ्री फ्लोइंग पॉडकास्ट कम्युनिकेशन के साथ भाई। तब तक के लिए बाय बाय।